प्रदेश बरेली के एक छोटे से जगह की रहने वाली सरिता, उम्र 30 वर्ष, कारनामे बहुत ही भयानक, जिस पुलिस वालों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लड़की ऐसा भी कर सकती है। और जब पुलिस वालों के हत्थे वो लड़की चढ़ती है तो पुलिस वाले खुद हैरान हो जाते हैं। पुलिस वाले जिस दुकान पर अक्सर जाकर बैठते थे, पूछताछ करते थे, चाय पीते थे, पकौड़ियां खाते थे, उसी दुकान पर रहने वाली एक सरिता नाम की लड़की इस सारे घटना को अंजाम दे रही थी। दरअसल कहानी शुरुआत होती है सरिता से, जो एक चाय की दुकान चलाती है। इसके पिता बीमारी की वजह से दुनिया छोड़कर जा चुके थे। सरिता घर पे अकेली थी। इसके दो छोटे छोटे भाई थे, एक की उम्र 15 साल तो एक की उम्र 21 साल। ये दोनों भाई और सरिता मिलकर उसी दुकान को चलाते थे। जो भी कमाई धमाई होता इसी से अपनी रोजी रोजगार चलाते थे। धीरे धीरे करके इसी तरीके से कई महीने गुजरे। इनके जीवन में कोई बदलाव नहीं, सब कुछ समान ही चल रहा था। एक दिन एक लड़का जो कि भिखमंगे के वेश में, उम्र यही कोई 13-14 साल थी, सरिता के दुकान पर आता है और कहता है, दीदी मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। सरिता कहती है, भूख लगी है तो तू रो क्यों रहा है, खाना चाहिए ना, तुझे मैं खाना खिला रही हूं, तू बैठ। उस लड़के को आराम से सरिता ले जाकर के टेबल पे बैठाती है और जो भी उसके दुकान में मिठाइयां, मटर, समोसे वगैरह जो भी कुछ मौजूद था, उस लड़के का पेट भरती है। लड़का अभी खाने पीने में इतना चतुर था कि खा पी लिया। उसके बाद कहने लगा, दीदी मैं जाऊं क्या? लड़की कहती है, जाएगा नहीं तो क्या मेरे सर पे बैठेगा? लड़का कहता है, नहीं दीदी, मैं सोच रहा था आपकी दुकान पे रह जाऊं क्या, मेरा कोई है नहीं दुनिया में, काम धाम यही करूंगा, खाने पीने को मिलेगा बहुत है। सरिता ने भी दिमाग लगा लिया, हाँ ये तो बहुत अच्छा रहेगा। लड़का दुकान पे रहेगा, गिलास धोएगा, साफ सफाई करेगा और 2 वक्त का खाना ही तो खाएगा। सरिता ने भी कहा लड़के से, ठीक है तू यहीं रह, अपना झोरा जो रखा है तू ले जाकर उस पास की जगह पर रख दे और आराम से आकर बैठ, जो जो मैं तुझको बताऊंगी वो तुझको करना रहे। इसी तरीके से धीरे धीरे करके सब कुछ चलता रहा। अचानक से दुकान पर आने जाने वाले ग्राहकों को जब वो लड़का नहीं दिख रहा था तो लोगों ने सरिता से पूछताछ करना शुरू किया कि सरिता, वो लड़का नहीं दिख रहा है जो तेरे दुकान पे आज महीनों से रहता था। सरिता ने कहा, चला गया होगा कहीं, मुझे क्या पता, भिखमंगा था, आया था, मैंने उसको खाना खिलाया, खाना वगैरह खाया, कुछ दिनों तक काम किया, चला गया, अब मैं कहाँ ढूंढूं उसको। भाई दुकानदार, जो अगल बगल के लोग थे, जो भी कस्टमर थे, जो भी लोग दुकान पे आते थे, लोगों ने सोचा सही बात है भाई, कहाँ किसको कौन ढूंढने जाएगा। अब मामला यहीं पर सिमटा नहीं। अब उस दुकान पर रात में 8-9 बजे के बीच या बड़े सुबह में अगर कोई भी लड़का जिसकी उम्र कम होती थी या जो सरिता के बहलावे फुसलावे में आ जाता था, कुछ दिनों तक तो धीरे धीरे करके दुकान पर आता, फिर सरिता उसको फ्री में खिलाती और जो लड़का ज्यादा सरिता को भाव देता, सरिता उसके साथ संबंध बनाने की भी बातें करने लगती। इससे कई सारे लड़के सरिता के बहकावे में आने लगते और सरिता उनका वो हाल करती जो आपको वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूं। धीरे धीरे करके अब आसपास के कई सारे लड़के गायब होने लगे। उन लड़कों का कोई भी अता पता नहीं चल रहा था। अब जितने भी लोगों के बच्चे गायब हो रहे थे, जिनका भी भाई गायब हो रहा था, जिनका बेटा गायब हो रहा था, वो लोग उसी एरिया के नजदीकी थाने पर पहुंच के कंप्लेन दर्ज करवाते मिसिंग का, कि उनके घर का बच्चा गायब हो गया है, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस ने 1, 2, 3 केस को देखा तो पुलिस इसको नॉर्मल समझ रही थी कि गांव के लड़के हैं, कहीं भाग गए होंगे। अक्सर झगड़ा लड़ाइयां करके लड़के मुंबई, दिल्ली, इधर उधर कमाने के लिए भाग जाते हैं और 2 साल के बाद पता चलता है कि अरे लड़का तो वहां कमा रहा है। तो पुलिस इसलिए इसको इंटरेस्ट में नहीं ले रही थी। धीरे धीरे करके अब संख्या जब बढ़ने लगी, अब लड़कों की संख्या हर तीसरे, चौथे दिन, 5वें दिन एक एक करके उस थाने में रिपोर्ट दर्ज होने लगी। पुलिस हैरान हो गई, क्योंकि संख्या बढ़ के अब 14 हो चुकी थी। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस कहां खोजे उन लड़कों को और कैसे खोजे, कैसे पता लगाए। लेकिन ये मामला धीरे धीरे करके एसपी साहब तक और भी बड़े अधिकारियों तक पहुंच चुका और धीरे धीरे करके अब पुलिस को इस मामले को बहुत ही ज्यादा संज्ञान में लेना पड़ा। अब पुलिस उस एरिया के जितने भी दुकानदार थे, जो उनका दुकान बहुत ही सवेरे खुल जाता था और ज्यादा रात में बंद होता था, उनसे भी जाकर पूछताछ करती है कि ऐसे लड़कों को देखा आपने कभी,
क्या इस लड़के कभी इस दुकान पर आए हैं, तमाम प्रकार की पूछताछ करती है। और वही पुलिस वाले उसी लड़की सरिता के यहाँ जाते, उस लड़कों के बारे में पूछते कि सरिता एक चीज बता, क्या तेरे दुकान पे ऐसा कोई लड़का आया था? सरिता सिर्फ सर हिला देती कि नहीं, किसी लड़के को हम लोगों ने नहीं देखा, ये लड़के पहले आते थे, लेकिन मैं खुद परेशान हूं कि लड़के अब कहां हैं। पुलिस भी वहां पर बैठती, चाय पीती, पकौड़ियां खाती, फिर वहां से सरिता उनको सलाम ठोकती और फिर पुलिस वाले वहां से निकल जाते। इसी तरीके से चल रहा था। धीरे धीरे करके 15 से 20 दिन गुजर गया। जिन भी परिवार के, जिन भी लोगों के बच्चे गुजर चुके थे, पता नहीं चल रहा था बच्चों का, ऐसे लोग तो पुलिस के ऊपर दबाव बनवा रहे थे, परेशान थे। यहां तक कि बात धरने तक आ गई कि यहां का कानून सिस्टम कर क्या रहा है कि बच्चे गायब होते जा रहे हैं, और वो भी बड़े बड़े 17-17 साल, 22-22 साल के बच्चे, और पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी है, खोज नहीं पा रही है। ये सारा मामला होते होते संख्या बढ़ के 20 से 22 हो चुकी थी। पुलिस भी बहुत ज्यादा परेशान थी। अब ये मामला कोई छोटा मामला नहीं रह गया, एक बहुत ही बड़ा मामला बन चुका था। उसके बाद अब बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बड़ा सा मीटिंग बनाया कि जल्द से जल्द ये कोई बड़ा मामला हो सकता है, किसके पीछे किसी ग्रोह का हाथ हो सकता है। अब पुलिस को दिन रात इस पर लग जाना है, वो भी सादे ड्रेस में, किसी को कानो कान पता भी ना चले। अब बाहर की एक पुलिस की टीम नियुक्त की जाती है स्पेशल, जिसमें 7 लोग स्पेशल नियुक्त किए जाते हैं, जिनका चेहरा कभी भी उस शहर के लोगों ने देखा तक नहीं था। ऐसे लोगों को लगा दिया जाता है कि अपना नकाब बनाओ, पेश ऐसा बनाओ कि आप एक मजदूर दिखो, आप ऐसा दिखो कि आप कोई प्रोफेशनल चीज हो ही नहीं। 6-7 लोग एक फिल्मों की तरह अपने अलग अलग भेष में अलग अलग जगह पर बैठ जाते हैं और दौड़ने लगते हैं, और धीरे धीरे करके सब पे नजर रखने लगते हैं। एक दिन रात को तकरीबन यही कोई 11:30 बज रहा था, एक लड़का उस चौराहे से गुजर रहा था जिस चौराहे पर सरिता की दुकान थी। सरिता की दुकान से अगल बगल अब पुलिस वालों ने देखा तो उस लड़के से पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? लड़के ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो उस शहर में पहली बार नया आया है, और लड़का खाने के लिए परेशान है, रहने के लिए घर ढूंढ रहा है। पुलिस वालों ने कहा, बेटा देखो, मैं तुमको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन यहाँ कुछ मामला ऐसा हो रहा है कि आधी रात को घूमना तुम्हारे लिए सेफ और सही नहीं है। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं साहब, मैं आज ही कुछ ना कुछ कर लेता हूं, सुबह तक यहां से निकल जाऊंगा। पुलिस वाले उस चौराहे पर बच्चे को इस बात को समझाकर वहां से निकल जाते हैं, और बच्चे को देखो कि इत्तेफाक ऐसा था कि बच्चा भी उसी सरिता की दुकान से थोड़ा आगे जाकर बैठ जाता है। रात में सरिता अपने दुकान को खोलती है, क्योंकि सरिता ऊपर के कमरे से ही देख रही थी उस लड़के को, और खोलने के बाद कहती है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो? लड़के ने वही बात दोहराया कि उसको भूख लगी है, उसको रहने के लिए कमरा चाहिए, और कुछ काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। सरिता उसको अपने दुकान के अंदर बुलाती है, उसके बाद शटर को बंद कर लेती है, अंदर ले जाकर उसको खाना खिलाती है, पिलाती है, लेकिन फिर वापस वो लड़का घर से निकलता ही नहीं है। ये सारी चीजें एक बाई गुप्त जो स्पेशल टीम नियुक्त हुई थी उस चौराहे की, ये सारी चीजें वो नोटिस कर रहा था। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, लेकिन उस लड़के का तो कंप्लेन दर्ज करवाने वाला कोई है ही नहीं था। पुलिस करे तो करे क्या, किसके खिलाफ कैसे करे? लेकिन अब उस अलग टीम ने वहां की नजदीकी पुलिस को सूचना दिया कि आप जाकर इस तरह के सवाल और जवाब करना शुरू करो, मुझे तो कुछ उस लड़की पे ही डाउट लग रहा है, उसी लड़की को पकड़ोगे तो सब कुछ सामने आएगा। पुलिस को इस बात का यकीन ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि पुलिस ये समझ रही थी कि जिस जगह पर वो जाकर पुलिस रोज समोसा खाती है, पकौड़ी खाती है, चाय पीती है, लड़की इतनी मासूम है जिसके आगे पीछे कुछ नहीं, सिर्फ 2 छोटे भाई हैं, लड़की भला ऐसा कैसे करेगी? लेकिन लड़की अब हैवान बन चुकी थी, इंसान नहीं थी वो। धीरे धीरे करके पुलिस उसके पीछे टीम और नजर बनाकर रखी हुई थी कि एक दिन ऐसा होता है कि पुलिस उसके घर के अंदर पीछे के रास्ते से घुस जाती है, और ये बात सरिता को पता ही नहीं था। पूरा दिन निकल जाता है, एक पुलिस वाला पूरे सिस्टम के साथ जाकर सरिता के घर में एक ऐसे कोने में छिपा रहता है
सिर्फ और सिर्फ मामले की पूरी जांच और खुलासा करने के लिए। और एक बढ़िया सा टीम ये लोग बनाते हैं, एक बच्चे को फिर सरिता के दुकान के पास भेजते हैं और सारा उसी तरीके से फॉर्मेलिटी करना शुरू करवा देते हैं। एक बच्चा आता है जिसकी उम्र 16 साल थी, वो लोकल का ही था और आके बैठ जाता है, जिसको सरिता ने कभी शायद देखा ही नहीं था। सरिता फिर जंगले के रास्ते से बच्चे को देखती है और बाहर निकल कर कहती है कि बेटा क्या हुआ। लड़का कहता है मुझे भूख लगा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरे दिमाग में अजीब सा ख्याल चल रहा है। सरिता कहती है कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खाना पानी खिलाती हूँ, आराम करो, सुबह तक मैं तुम्हारे घर वालों को बुला लूंगी, तुम उनके साथ चले जाना। उस लड़के को अंदर लेकर सरिता जाती है, एक छोटा सा कमरा होता है, उस कमरे में ले जाकर के बैठाती है, खाना खिलाती है और खाना खिलाते खिलाते उस लड़के को कुर्सी से बांधने लगती है। लड़का यही कहने लगा कि मुझे क्यों बांध रही हो, आखिर क्या बात है, मुझे मत बांधो वरना मैं अपने घर वालों से बता दूंगा। सरिता उसके दो छोटे भाई उस कमरे में मौजूद थे, ये सारा मामला घर में मौजूद वो पुलिस वाला रिकॉर्ड कर रहा था और वायरलेस फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से सारी बातें पुलिस टीम को बता रहा था। देखते ही देखते मात्र कुछ ही पल के अंदर चारों तरफ से वो घर पुलिस वालों ने घेर लिया और घेरने के बाद लोग सीधा बताने लगे कि पुलिस ने वायरलेस किया और कहने लगा सरिता आज तुम्हारी सच्चाई पकड़ी गई है, तुम जैसी भी हो तुरंत के तुरंत पुलिस के हवाले कर दो, बच्चा सही सलामत होना चाहिए, अगर उसके साथ तुमने कुछ किया तो तुम्हारा वो हश्र होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सरिता उसके दो भाई डर नहीं रहे थे बल्कि पुलिस को वार्न कर रहे थे और वहीं से कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा। ये बात पुलिस नहीं सुन पा रही थी, कमरे के अंदर मौजूद वो पुलिस वाला सुन रहा था जो पहले से घर में मौजूद था। और धीरे धीरे करके ये दो भाई एक बहनों, दोनों तीनों मिलकर घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तब तक वो पुलिस वाला जो घर में मौजूद था अपने सर्विस रिवॉल्वर को निकालता है और दरवाजा पीटने लगता है और कहता है पुलिस की टीम पूरा अंदर घुस चुकी है, चारों तरफ से घर को आग लगा दिया जाएगा और तुम सब लोग मिल करके उस लड़के के साथ यहीं जल जाओगे। अब सरिता को थोड़ा डर लगने लगा। सरिता डर के मारे कुछ मिनट के बाद दरवाजा खोलती है और कहती है साहब मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे बख्श दीजिए। पुलिस उसके दो भाइयों को और सरिता को गिरफ्तार करती है। उस घर से गिरफ्तार करने के बाद उनको थाने ले जाया जाता है, उनसे पूछताछ किया जाता है और वो बच्चा सेफ था जिस बच्चे को पुलिस अपने रणनीति के हिसाब से उसके घर के सामने छोड़ी हुई थी। अब यही सब सिलसिला चलता है। सरिता ने पूरी सिस्टम को बताया कि कैसे वो बच्चों को मारती थी, उनके शरीर के कुछ पार्ट को इधर उधर करती थी, टुकड़े टुकड़े करती थी और ये सारे लोग ये सारा कारनामा करते करते इनको उसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा था, जिसको हम एक साइंटिफिक भाषा में साइको किलर का नाम दे सकते हैं। पुलिस तुरंत दूसरे दिन न्यायालय खुलते ही सरिता उसके दोनों भाइयों को न्यायालय में पेश करती है। पेश करने के बाद न्यायालय उनको कड़ी से कड़ी उम्र कैद की सजा सुनाती है और वो लोग जेल की सलाखों के पीछे आज भी चक्कियां पीस रहे हैं, जमानत लेने वाला भी कोई मौजूद नहीं है। किसी ड्राइवर के माध्यम से इस कहानी को हमने सुना दोस्त, कितनी सच्चाई है कितना नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन कहानी बड़ी दिलचस्प लगी। हमने सोचा इस कहानी को हमें आप तक जरूर शेयर करनी चाहिए। ये कहानी जागरूकता के साथ साथ बहुत कुछ सिखा कर भी जाएगी दोस्त। दिल से सोचना और सीखना, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। क्या कहना चाहोगे उस हैवान लड़की के बारे में जो बच्चों को पकड़ती, रिझाती, खाना खिलाती, फिर कमरे में ले जाकर के उनके टुकड़े टुकड़े करके उनको फेंक देती और ये सारा कुछ करने में उसको इतना मजा आ रहा था कि उतना मजा शायद ही उसे किसी चीज में आ रहा था। एक बार कमेंट करना। मिलूंगा जल्दी। जय हिंद।